चलिए आज बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। जो इलेक्ट्रिसिटी आज हमें घर पर मिल रही है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें होता क्या है कि वी हैव अ मैग्नेट एंड अ कॉइल, और मैग्नेट और कॉइल इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन अगर आता है, सो इट इज सीन दैट इन अ कॉइल एंड अल्टरनेटिंग करंट इज इंड्यूस्ड, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि रिलेटिव मोशन अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में है तो कॉइल में एक तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। वो कितना होता है और क्यों होता है इसके बारे में पहले तो जानते हैं। जैसे कि मैग्नेट आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड दिस मैग्नेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इफ लाइक कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो बाहर के बाहर हम लोग फ्रॉम नॉर्थ पोल दिखाते हैं टू साउथ पोल, बट इनसाइड अ मैग्नेट इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक तरीके से क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स यही एक क्वांटिटी इस पूरे चैप्टर में है जिस पर आधारित आपके सारे सम्स या फिर पूरा के पूरा चैप्टर या फिर पूरा कॉन्सेप्ट ही जो है इसी पर बेस्ड होता है। तो फ्लक्स इज बेसिकली डिफाइंड एज फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। बी बार जो होता है वो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और यहाँ पर ए बार जो है जो एरिया हम लोग लेने वाले हैं उसका एरिया वेक्टर। मान लीजिए अगर ये एरिया है तो इसको परपेंडिकुलर में डालता हूँ, सो दिस कैन बी एन एरिया वेक्टर, राइट। सो फाई इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। सो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा यू कैन से। इसमें अभी कुछ पॉसिबिलिटीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको फर्स्ट केस में एरिया वेक्टर, जैसे एरिया ये एरिया है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब मान लीजिए एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो हमारे पास जो आंसर मिल जाएगा यहाँ 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 कंडीशन, इस कंडीशन को समझ लीजिए। ए बार और बी बार में अगर 90 डिग्री है तो फ्लक्स मिनिमम हो जाता है। फॉर एनी अदर कंडीशंस यू कैन से लाइक बी बार इज हियर इन दिस केस एंड एरिया वेक्टर लाइक दिस वन एंड देयर इज एन एंगल बिटवीन देम, सो चलो ठीक है, ये फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। एंड इफ एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पर थीटा बन जाएगा 0, और थीटा जैसे 0 बन जाता है तो फाई इज इक्वल टू यू गेट बी ए विच इज़ अ मैक्सिमम क्वांटिटी। इसको कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि जैसे ये एरिया है तो एरिया ऐसे रख दिया मैंने, तो मेरा थंब मतलब एरिया वेक्टर हो जाएगा, राइट। एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आपको समझ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बात कर रहे हो तो दैट इज मूविंग पैरेलल टू द एरिया। ये एरिया के अंदर से नहीं जा पा रहा है, तो जितना लाइंस दिख रहा है ये पूरा के पूरा पैरेलल टू एरिया चला जाएगा, राइट। ये पूरा के पूरा पैरेलल टू एरिया चला जाएगा। तो पैरेलल टू एरिया मतलब इसके अंदर से नहीं जा रहा है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर बनता है कि फ्लक्स जो है मिनिमम। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से ले लूँ, ये मेरे पास एरिया है एंड दैट थंब इज एन एरिया वेक्टर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आपको यहाँ पर तो दिखेगा मैक्सिमम, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लाइंस कैन इजीली पास थ्रू द एरिया, पूरा कवर हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फाई मैक्सिमम का। अभी एरिया किस चीज़ का लेना है, क्योंकि जो हम लोग स्टडी करने वाला है तो स्टडी करते समय हमें कॉइल ही स्टडी करना होता है। तो जो कॉइल होगी, लेट इट बी रेक्टेंगुलर, लेट इट बी अ सोलेनॉइड, लेट इट बी अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो जो कोई भी कॉइल होगी तो कॉइल का एरिया तो बनता ही है। उस कॉइल का एरिया और फिर उसको आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो एरिया वेक्टर। तो इस तरीके से हमें कॉइल लेनी होती है। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, वायर वाइंडिंग्स हो सकती है, नंबर ऑफ टर्न्स लाइक 1 2 3 4 1000 मे बी नंबर्स, तो उस तरीके से बढ़ता जा सकता है। तो आपको क्या करना है, फ्लक्स को थोड़ा मॉडिफाई कर देना है, और मॉडिफिकेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए ये एक चीज़ हो गई है। अभी इसमें फैराडे व्हाट डिड ही ऑब्जर्व इज कि जैसे मैग्नेट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो और कॉइल है, मैग्नेट है, तो मैग्नेट अगर रिलेटिव मोशन में है या फिर कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन अगर है तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल विल चेंज, फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल विल चेंज। तो फ्लक्स एसोसिएटेड जैसा चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड होता है कि कॉइल में ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हो रहा है, उस पर फैराडे ने वर्क किया। And what he observed is EMF, E for EMF in this chapter is equal to minus d phi by dt, rate of change of flux you can say. So phi कैसे चेंज हो सकता है, सबसे पहले तो उस पर काम करना ज़रूरी है क्योंकि इसी पर क्वेश्चंस होते हैं।
सो फ्लक्स ऐसे चेंज हो सकता है। तो आपके पास फॉर्मूला तो है फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। तो इसमें कई सारी सिचुएशंस हो सकती है, कई सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इसमें से कुछ देखिए। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए बी अगर चेंज होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन अगर चेंज होता है, तो इफ़ इट चेंजेस विद टाइम तो आपका जो फ्लक्स है वो भी चेंज हो रहा है। अगर हम लोग एरिया में सडन चेंजेस करवा दे तो एरिया में अगर चेंजेस करवा दे तो भी चेंज फ्लक्स में आ सकता है, या फिर आप थीटा में चेंजेस करवा दो। थीटा मतलब क्या होता है कि बी बार और ए बार इन दोनों के बीच का एंगल, इसमें अगर चेंजेस होता है सो दैट कैन ऑल्सो डू, या फिर ये कोई कॉम्बिनेशन आप मिक्स करवा सकते हो। अभी जैसे जो कॉइल होती है तो कॉइल का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। कॉइल में से करंट पास हो रहा है, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, तो जो करंट पास होगा वो आई इक्वल टू ई एम एफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ का ऑलरेडी फॉर्मूला हमारे पास है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो उसको रख दो तो 1/r डी फाई बाई डी टी। ये करंट की क्वांटिटी मिल चुकी है। बहुत ही सिंपल सा, नीट के लिए अगर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलते हो तो ये भी हमारे लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, जैसे करंट अगर बात करो तो चेंज इन फ्लक्स पर भी डिपेंड है, एंड करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टी भी है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, उस पर भी डिपेंड है। तो आप मैग्नेट और कॉइल के बीच का अगर मान लीजिए इनके बीच में रिलेटिव मोशन अगर देते हो, फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लीजिए कि कॉइल फिक्स्ड है एंड मैग्नेट हैज़ अप्रोच टू द कॉइल, या फिर मैग्नेट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, इन दोनों केसेस में मैं फास्ट अगर लाता हो तो कम समय में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उस समय कॉइल में से करंट जो है बढ़ जाएगा। अगर मैं स्लोली लिख जा रहा हूँ तो स्लोली मतलब क्या हो रहा है, टाइम बढ़ा रहा हूँ तो टाइम बढ़ा रहा हूँ, तो करंट इसमें घट रहा है। इसमें और एक चीज़ है जो कि मैं मानूंगा यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो जो होता है, जो करंट होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है। तो आप डी क्यू बाई डी टी अगर रख देते हो करंट में, डी क्यू बाई डी टी अगर रख देते हो तो इसके राइट में जो फॉर्मूला है -1/r और डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ पर टाइम का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो डी क्यू जो होगा -1/r डी फाई। चार्ज के बारे में बात करें तो चार्जेस जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो गए। जो चार्जेस हम लोग सेपरेट करवा रहे हैं उस कॉइल के अंदर, सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम यू कैन से, एंड दैट change in charge whatever charges are there, dq is equal to directly proportional to change in flux only है। अगर इसमें क्वेश्चन बनता भी है, क्योंकि बन सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बन सकता है इस पर, तो जो चार्जेस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, राइट। फिर देखिए लेंज लॉ ने स्पेसिफिकली काम जो किया है, एक्चुअल में देखा जाए तो फैराडेज में जो माइनस साइन आया है वो वहाँ पर नहीं आता है, वो लेंज ने इंट्रोड्यूस कराया था, एंड ही हैज़ गिवन अ कंप्लीट डिटेल एनालिसिस कि किस तरीके से आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड जो होगा वो लेंज का स्टडी काफ़ी डिटेल में है। तो देखिए इसमें लेंज लॉ क्या है कि डायरेक्शन जो होती है ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज सच दैट टू अपोज द कॉज ऑफ इफेक्ट। अच्छा, इसमें जो ये हो रहा है इफेक्ट इज सच टू अपोज द कॉज ऑफ इफेक्ट, मतलब क्या हो रहा है, जैसे कॉइल है, यहाँ मैग्नेट है, तो मैग्नेट नज़दीक आ रहा है, तो मैग्नेट का जो फ्लक्स था एसोसिएटेड विद कॉइल वाज चेंजिंग, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल वाज चेंजिंग। मान लीजिए फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो कॉइल खुद में ऐसे कुछ ईएमएफ इंड्यूस करा देगी, खुद का करंट डेवलप करा देगी, और वी नो दैट कि व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कॉइल इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, उसका जो फ्लक्स था एसोसिएटेड विद कॉइल वाज चेंजिंग, इसने खुद में फ्लक्स जनरेट कर दिया। और किस तरीके से जनरेट किया कि जो फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है एक्सटर्नल, तो ये खुद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंट्रोड्यूस करा देगा और उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अगर घट रहा है तो क्या करेगा, फिर वापस से अपोज करेगा। तो कैसे अपोज करते हैं ये आगे एग्जाम्पल में हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा, अभी जैसे कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक तो अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट, इसको आप समझ लो, इस पर एक नीट का क्वेश्चन बन सकता है। Magnetic flux is changed by bringing a magnet and loop or solenoid closer to each other। ये एक सिस्टम हो सकती है, closer to each other, या फिर अवे भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग closer to each other के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें direction of induced current is produced such that the magnetic field produced by it always repel the two। मैग्नेट और कॉइल को अगर हम लोग नज़दीक लाते हैं, मैग्नेट और कॉइल को अगर हम लोग नज़दीक लाते हैं तो इसमें फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल विल डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, तो कॉइल हमेशा अपोज करने के हिसाब से ही खुद में मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगी। तो जैसे यहाँ पर देखिए
लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से, तो कॉइल खुद में फील्ड लाइंस इस तरीके से डेवलप करेगी। आपको ये चीज़ पता होगी कि जैसे कॉइल को अगर मैं फ्रंट फेस से देखता हूँ और देखिए करंट अगर कुछ इस तरीके से पास हो रहा है विच इज़ यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्रंट फेस पे नॉर्थ पोल जनरेट कर जाता है। और इसी कॉइल में अगर करंट मैं क्लॉकवाइज मान के चलता हूँ तो फ्रंट फेस पे यहाँ पर तैयार होता है साउथ पोल। तो मतलब कॉइल जो है एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाली है। ओके अच्छा, ये अगर अवे जाता है, मूव अवे, ठीक है, तो क्या होता है? सो देयर इज अ अट्रैक्शन। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल, ये तो दूर जा रहा है, ठीक है, लेकिन कॉइल में कुछ इस तरीके से फ्लक्स लाइंस जनरेट हो जाती है, डेवलप हो जाती है ताकि नॉर्थ पोल को अपोज किया जाए। अच्छा, नॉर्थ पोल को अपोज कौन करता है? नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो नॉर्थ पोल दूर जाना है, उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर साउथ पोल, कॉइल में यहाँ पर साउथ पोल जनरेट होना जरूरी है, क्योंकि दूर जाने वाला जो नॉर्थ पोल है उसको रोकने के लिए साउथ पोल ही इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर मुझे नॉर्थ पोल डेवलप करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ एडजस्टमेंट होती है। अच्छा, और एक यहाँ पर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होता है कि जैसे कोई मैग्नेट है। अच्छा, मेरी डायग्राम में मैंने नॉर्थ पोल हमेशा दिखाया है कॉइल की टूवर्ड, सो ज़रूरी नहीं है ऐसे होता है, ये जस्ट एज अ रूटीन वर्क मैंने डाल दिया है यहाँ पर। अदरवाइज आप नॉर्थ साउथ कुछ भी लो तो जो बेसिक नेचर है उसका वो तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। चलिए, मैग्नेट जो है यहाँ पर कॉइल है एंड दैट मैग्नेट हैज़ ड्रॉप्ड। कॉइल ले लिया मैंने एंड मैग्नेट हैज़ ड्रॉप्ड। तो जैसे मैग्नेट नीचे आता है तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आने वाला है, वो नीचे गिरने वाला है। लेकिन हमको पता है कि फ्लक्स लाइन एसोसिएटेड विद द कॉइल इज नाउ चेंजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन एसोसिएटेड विद कॉइल इज चेंजिंग। तो उसको अपोज करने के लिए खुद में एक तरीके से ईएमएफ इंड्यूस कराता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस कराता है, तो उसको अपोज करने की कोशिश करता है। तो देखिए मैग्नेट के बारे में मैंने दिखाया, कॉइल जो है कॉइल के अंदर कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस डेवलप हो गए, तो जो एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो गिरेगा मैग्नेट जब गिरेगा, अच्छा कॉइल ऊपर से है तो कॉइल के अंदर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेस है, लेकिन एक बार वो कॉइल को क्रॉस करा के नीचे भी आ जाता है, फिर भी वही सिस्टम तैयार रहती है और वो अपोज ही करेगा, मतलब रोकने की कोशिश करेगा मैग्नेट को कॉइल जो होगा। तो एक्सेलरेशन इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर अगर मान लीजिए कॉइल ब्रोकन है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन जो होगा वो दोनों सेम होगा, मतलब जो बॉडी फॉल हो रही है नीचे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर आप समझ के चल सकते हो। सोलेनॉइड, रिपेल, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट नज़दीक आ रहा है तो मैग्नेट अगर नज़दीक आ रहा है तो सोलेनॉइड खुद में ईएमएफ इंड्यूस करा देगी, कुछ इस तरीके से इंड्यूस करा देगी कि ये फ्रंट फेस पर नॉर्थ पोल जनरेट करने की कोशिश करेगी, तो नॉर्थ पोल विल अपोज नॉर्थ पोल। सेकंड मेथड को समझ लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखिए एक तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। हम लोग जब पेपर पर काम करते हैं तो देखिए अगर हम लोग क्रॉस दिखा रहे हैं, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। सो दो चीज़ें हम लोग रिपीटेडली यूज़ करेंगे, अलग अलग मेथड्स में अलग अलग जगह पर यूज़ करेंगे, लेकिन क्रॉस मतलब इनवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड। चलिए सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं। इफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ लूप इज इंक्रीजिंग, जैसे यहाँ पर एक कॉइल है, मान ली ये जो है ये कॉइल है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस तरीके से क्रॉस मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बढ़ रही है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है। इससे क्या होगा, वो जो कॉइल है वो कॉइल बढ़ने वाली फील्ड को अपोज करने की कोशिश करेगी। अच्छा, जो फील्ड बढ़ रही है उसको अपोज करना है तो ये खुद में डॉट इंड्यूस कराना शुरू कर देगी। डॉट मतलब क्या है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो डॉट मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आप राइट हैंड यूज कर सकते हो, तो आपका थंब जो होगा वो आउटवर्ड, ठीक है, सो आउटवर्ड दिखा दीजिए। इस तरीके से आपको करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी, इस तरीके से आपको करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी।
ठीक है, पेपर पर अगर आप रखते हो तो डॉट अगर ऊपर आता है तो आपका जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, दैट इज शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। इससे आप लोग तो बता सकते हो ना यहाँ पर कौन सा एंटी क्लॉकवाइज करंट बन रहा है, तो यहाँ पर अपर फेस पर नॉर्थ पोल की तरह ये काम करेगा। ठीक है, डॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लूप, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा, वही सर्कुलर लूप ले लेते हैं, वही कॉइल ले लेते हैं, लेकिन डॉट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो अगर डॉट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इस कॉइल जो कोई सोर्स होगा तो उससे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है वो बाहर निकल रही है एंड दैट इज इंक्रीजिंग। तो कॉइल को उसको अपोज करना है, डॉट को अपोज करना है, डॉट को कम करना है, तो ये क्रॉस इंड्यूस करा देगा। तो आपको समझ रहा है, क्रॉस अगर बढ़ रहा है तो कॉइल के अंदर डॉट इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसके हिसाब से करंट मिलेगा। यहाँ पर डॉट इंक्रीज हो रहा है तो ये क्रॉस डेवलप करा देगा, क्रॉस फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, और क्रॉस फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए आपको बस इसी तरीके से यूज़ करना है। क्रॉस फील्ड के लिए देखिए इस तरीके से, ये जो इन्वर्ट फील्ड जो आपका थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग आप दिखा दीजिए। यहाँ पर जो होगा इन्वर्ट है तो आप थंब इन्वर्ट दिखा दीजिए, और देखिए कर्ल्ड फिंगर, तो कर्ल्ड फिंगर देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट आ गया, तो ये ऊपर का फेज जो होगा वो साउथ की तरह काम करने वाला है। चलिए, ये दो चेक पॉइंट्स हो गए आपके। फिर देखिए, फिर दो आगे वाले जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि क्रॉस फील्ड अगर घट रही है तो क्रॉस फील्ड को घटने नहीं देना है, तो कॉइल भी क्रॉस फील्ड ही प्रोड्यूस करने वाली है। अगर क्रॉस फील्ड डिक्रीज हो रही है थ्रू दैट कॉइल, तो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, कुछ करंट इस तरीके से पास होगा कि क्रॉस को कम नहीं होने देना है, क्रॉस को इसको सपोर्ट करना है। तो अगर क्रॉस को सपोर्ट करना है, क्या मेरा सुर है बेटा, क्रॉस को अगर सपोर्ट करना है, राइट, तो यहाँ पर क्रॉस फील्ड ही प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। फिर डॉट फील्ड के बारे में बात करते हैं। अगर डॉट फील्ड डिक्रीज हो रही है तो ये फिर कॉइल में डॉट ही प्रोड्यूस्ड होने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एग्जांपल्स है जो आपको समझने होंगे। एग्जांपल यहाँ पर देखिए, सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जैसे टाइम बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ये डायग्राम भी ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दिया था। सो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो कॉइल के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, तो क्रॉस को अपोज करने के लिए डॉट फील्ड प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये जो चेक पॉइंट आपको दिखाया यहाँ पर देखिए, क्रॉस फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इसके अंदर डॉट फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो डॉट फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है कॉइल में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट आता है। और दो केसेस है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसमें से जो एक है, मान लीजिए यहाँ पर एक कॉइल है, इसमें से करंट पास हो रहा है, क्योंकि ये इस टाइप की डायग्राम जो होती है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि हमारा जो वे ऑफ हम लोग जिस तरीके से कॉइल को देखते हैं तो शायद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कन्फ्यूजन हो जाए डायग्राम्स में। तो इसी वजह से इसमें क्या है, क्वेश्चन जो है काफ़ी मतलब डिटेलिंग में नहीं जाता है, क्वेश्चन खाली इस तरीके से आता है कि जैसे सर्कुलर करंट है, तो सर्कुलर करंट अगर करंट बढ़ रहा है तो ये जो दूसरी कॉइल दिख रही है, दूसरी कॉइल में जो होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा। तो किस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा कि दोनों कॉइल एक दूसरे को क्या करने वाली है, रिपेल करने वाली है। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है, अगर करंट डिक्रीज हो जाता है, तो करंट अगर डिक्रीज हो जाता है तो ये लूप जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये दो कंडीशंस आपकी एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मोशनल ईएमएफ। एक रॉड अगर है, एक प्लेन रॉड अगर है, मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको मूवमेंट करा देते हो, मोशन देते हो, तो मोशन अगर देते हो तो होता क्या है, इसमें दो चीज़ें काम करना शुरू कर देती है। एक तो मोशन में आने के बाद जैसे कि चार्ज पार्टिकल इसके अंदर हो गए, तो एक तरीके से आप ऐसा अज्यूम करके चल सकते हो कि चार्ज इज ऑल्सो इन मोशन, एंड व्हेन चार्ज पार्टिकल इज इन अ मोशन, तो उसमें होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जैसे यहाँ पर निगेटिव चार्ज दिखा दिया है रॉड में, तो आप निगेटिव चार्ज को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कि मोशन ऑफ पार्टिकल, जैसे एक मैं पॉजिटिव के हिसाब से बात करता हूँ, चलिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी है। तो आप क्या कर सकते हो, वी बी आई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर लेते हो, वी बी आई, तो बी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, वेलोसिटी इस तरफ, तो जो फोर्स आएगा ये ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ऊपर की डायरेक्शन में आएगा।
तो जो चार्ज पार्टिकल है वी बी बी, और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस पर जो फोर्स डेवलप होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होगा। ठीक है, तो ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा। ये जो है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात कर रहा, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव की जगह पर निगेटिव चार्ज ले लिया, तो जो फोर्स होगा वो नीचे की डायरेक्शन में आ गया। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मान के चलो ये नीचे की डायरेक्शन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। सारे के सारे निगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे नीचे, मतलब पॉजिटिव चार्जेस जो है ये ऊपर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें होता क्या है, जैसे निगेटिव चार्जेस नीचे आ गए, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अभी जैसे ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज मान के चलो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उस पर, समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। तो जो निगेटिव चार्ज है एक स्पेसिफिक लेवल पर एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के बाद यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रहा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ये आ गई एक सिचुएशन। जैसे ही बैलेंस होता है तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स इज ई वी बी, ये दोनों बैलेंस हो गए तो V इक्वल टू ई बाई बी, ये एक फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, दूसरा जो रॉड है, रॉड में आपको अभी दिख गया होगा कि एक साइड में पॉजिटिव चार्जेस और एक साइड में निगेटिव चार्जेस, इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, वो हो गया डेल्टा V इज इक्वल टू, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय वो लेंथ ऑफ रॉड आपने डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ रॉड, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम लोग यहाँ से ले सकते हो BV, तो आपके सामने फॉर्म देखिए, लेंथ एज इट इज रख दिया मैंने, इसको BV डाल दिया तो BLV फॉर्मूला आ गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज नथिंग बट BLV। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला दैट वी हैव विच इज एसेंशियल, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, जो कॉइल है, देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर डाल दिया आपके सामने, डाल दिया कि अगर कॉइल अगर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक स्लाइडिंग रॉड मैंने डाल दिया। ठीक है, स्लाइडिंग रॉड मैंने डाल दिया। ओके, सो अगर ये जो रॉड है दैट रॉड इज इन मोशन, तो यहाँ पर ये रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है दैट इज BLV, तो इसकी वजह से यहाँ करंट पास होना शुरू हो जाएगा। करंट कितना पास होगा, तो EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज BLV डिवाइडेड बाय R। आप इस रॉड को रिप्लेस करा सकते हो बाय अ सेल, और रिप्लेस कराते समय आपको राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है। देखिए वो जो रॉड था, मान लीजिए रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरीके से इनवर्ड है, सो V राइट हैंड रूल V B और I। तो आपका जो V है, V जैसे मान लीजिए रॉड इधर जा रहा है तो V B और I, तो ये जो थंब का टिप होता है ये आप हाई पोटेंशियल मान के चलो, समझ में आ रहा है। V देखिए V B और I, तो ये जो होगा ये टिप जो कंसिडर कर सकते हो दैट इज एज ए हाई पोटेंशियल। तो आप रिप्लेस करा सकते हो इस रॉड को बाय अ सेल, एक सेल से रिप्लेस कर सकते हो जिसका EMF है BLV। ठीक है, काफ़ी बार रॉड का एक रेजिस्टेंस दिया जाता है, तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो, फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लो, तो I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय R प्लस आर, दैट इज BLV डिवाइड बाय R प्लस आर। अच्छा, इसमें और एक चीज़ क्या है कि जैसे रॉड को मोशन में लाना है, तो अगर रॉड मोशन में है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल F इक्वल टू BIL, राइट, F इज इक्वल टू BIL। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, F, इसको F कंसिडर कर लो, F है ना, B और I। तो जो रॉड मुझे दिख रहा है दैट रॉड, इफ रॉड इज इन मोशन लाइक दिस वन, तो FB, B इनवर्ड है। इसमें अगर करंट के बारे में बात करें तो करंट इस तरीके से था। ठीक है, रॉड इधर जा रहा है, जाने दो, लेकिन रॉड में करंट इस तरीके से पास हो रहा है, तो इस रॉड पर एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, जो कि उसको रोकने की कोशिश करता है। जो मैग्नेटिक फोर्स है तो उसकी वजह से इस रॉड को रोकने की कोशिश करता है। तो रॉड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उस रॉड को कांस्टेंट V से हमें मूवमेंट कराना हो तो हमें एक्सटर्नली एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो मेंटेन्ड रहे।
मतलब हमें मैकेनिकल फोर्स जनरेट डेवलप करना होगा, मैकेनिकल फोर्स को हमको देना पड़ेगा ताकि ये रॉड जो है वो कांस्टेंट मोशन में रहे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना तो आपको पता है आई एल बी, तो करंट तो आपको मिल गया है बी एल वी डिवाइडेड बाय आर, ये एल ये बी, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर, ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया। इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। पावर के बारे में बात करें तो किसी इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात करें तो जो फोर्स है और वेलोसिटी है उसके बारे में बात करते हैं। अभी जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल फोर्स जो हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि जो रॉड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करता रहे। तो पावर जो होगा वो एफ वी होगा, क्योंकि रॉड को हम लोग मैकेनिकल फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, रॉड इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो ये मैकेनिकल फोर्स और वेलोसिटी, तो इसको रख देते हो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये हो गया हमारे पास पावर। ये पावर डिसिपेशन जो कि यूज़ किया जाएगा। फिर रॉड पर काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि एक तो जो रॉड मोशन में है, तो रॉड मोशन में तो हमारे पास तीन चीज़ें होती है, एक तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी रॉड की लेंथ और तीसरी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये तीन चीज़ों का कंबाइन करें, तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है उस कॉम्बिनेशन पर हमें सवाल को सॉल्व करना होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट अगर बात करें तो ऑल थ्री थिंग्स लाइक वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर, all three must be mutually perpendicular to each other. So velocity, magnetic field and length vector, all three should be mutually perpendicular to each other. जैसे कि एक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई है, रॉड है और वेलोसिटी है, इसमें एक एंगल दिया गया है। तो रॉड इंक्लाइंड ऐसे है एंड इट इज़ इन मोशन, तो रॉड मोशन में है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद वेलोसिटी। तो क्या करना होता है, एक या तो वेलोसिटी वेक्टर को आप रिजॉल्व कर दो या फिर लेंथ वेक्टर को। तो मैंने यहाँ पर लेंथ वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, तो लेंथ का ये जो कंपोनेंट हो जाएगा एल साइन थीटा। तो अभी दिख क्या रहा है, एल साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जैसे सेकंड सिचुएशन है, तो लेंथ को वेक्टर की तरह ट्रीट करना, ये समझ लो। मतलब लेंथ इज नॉट लाइक ए स्केलर क्वांटिटी वी आर टेकिंग हियर, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टार्ट और एंड जो होता है इसका उसको समझना है। जैसे सेकंड एग्जांपल दिया है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से रॉड दिया है, तो लेंथ एल दी गई है, लेंथ एल है, और यहाँ पर बी इंक्लिनेशन एंगल थीटा पर है। दैट एंटायर सेटअप इज मूविंग। तो ये जो पार्ट होगा और ये जो पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ ही मैं इफेक्टिव लेंथ लेने वाला हूँ। तो आपके सामने आ गया एल, ये सामने बी साइन थीटा एंड लेंथ। सो टोटल लेंथ मेरे पास आ गई है ट्वाइस ऑफ इन ब्रैकेट एल प्लस बी साइन थीटा। ईएमएफ जो होगा बी एल वी हो जाएगा, बिकॉज ऑल थ्री नाउ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाया, और उस तरीके से आपको ईएमएफ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, और वो ये है कि कुछ इस तरीके से सेमी सर्कुलर आर्क में ले लेता हूँ, सेमी सर्कुलर आर्क, एंड दैट इज़ इन मोशन नाउ हियर। तो करना क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि होगा ट्वाइस ऑफ आर, इसमें देखिए लेंथ और वेलोसिटी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसमें ज़ीरो बन जाएगा ईएमएफ। उसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर लिया है, एंड नाउ इट इज़ फॉलिंग परपेंडिकुलरली। तो इस सेमी सर्कुलर आर्क को मैं ट्वाइस आर से रिप्लेस कर देता हूँ। दिस इज़ नाउ लाइक लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर हो गया, तो ई इज इक्वल टू बी ट्वाइस आर इंटू वी, ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे रॉड यहाँ पर है एंड दैट रॉड इज़ रोटेटिंग। तो रॉड अगर रोटेट होता है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आप ये इजीली डिराइव कर सकते हो, 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा के टर्म में आ जाएगा। और डायरेक्शन फाइंड आउट कैसी करनी है, तो उसी रॉड को कंसिडर कर लो, इसका एक छोटा सा एलिमेंट मान लो दैट इज़ मूविंग विद सर्टन वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज़ फॉर एग्जांपल dv। तो कितना, तो राइट हैंड रूल यूज़ कर लो, v b i। तो v देखिए इस तरीके से, मगर ये छोटा सा एलिमेंट है जो रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होते समय ये एलिमेंट जो होगा ये v b अंदर है, तो i इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो i मतलब ये जो डायरेक्शन होगा वो हाई पोटेंशियल की टर्म पे आप ले सकते हो, तो ये हाई की टर्म पे ले सकते हो, ये लो आ जाएगा। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। करंट की जो आपको डायरेक्शन मिल रही है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, उसको आपको हाई पोटेंशियल बोलना है। अच्छा, आप ये समझ रहे होगे कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, तो वैसे नहीं है, यहाँ पर ये इंड्यूस हो रहा है, तो चार्जेस सब जो होंगे वो चार्जेस उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे।
तो उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब आप समझ के चलो कि पॉजिटिव चार्जेस जो है इस डायरेक्शन में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में एक्यूमुलेट हो रहा है। सो दैट इज एक्टिंग एज अ सेल नाउ, राइट नाउ हियर। फिर अगर हम लोग डिस्क ले लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ डिस्क का रेडियस लेना होता है 1/2 BR² ओमेगा। और अगर साइकिल मान के चलते हैं, साइकिल को लार्ज नंबर ऑफ स्पोक्स ले लेते हो आप, तो स्पोक्स कितने भी हो वहाँ पर, क्योंकि कैसे होता है, ये जो एक एक्सल से कनेक्टेड जितने स्पोक्स है वो सारे एक ही पोटेंशियल पर हो गए, और जो रिम से कनेक्टेड जितने स्पोक्स हो गए वो सारे के सारे एक ही पोटेंशियल पर हो गए, क्योंकि जो रिम होती है वो कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती है। तो एक रॉड के अक्रॉस जितना ईएमएफ बन रहा है उतना ही सारे के अक्रॉस बन जाएगा। मतलब हर एक के अक्रॉस हाफ ऑफ BL² ओमेगा, क्योंकि सारे के सारे पैरेलल टू ईच अदर है, तो ईएमएफ यहाँ पर नहीं बढ़ने वाला है, तो 1/2 BL² ओमेगा। लेकिन हाँ, अगर इस सर्किट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इस सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, एक वायर हम लोग रिम से ले लेते हैं और दूसरा जो होगा एक्सल से उठा लेते हैं, तो करंट हमें ज़रूर यहाँ पर बढ़ के मिलने वाला है, करंट बढ़ जाएगा। और एक चीज़ है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर जो है ये एक स्पेसिफिक रीजन दिया गया है, एक सिलेंड्रिकल रीजन दिया गया है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। सो इट इज़ सीन दैट इफ़ अ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग इन अ स्पेसिफिक रीजन, तो उसके सराउंडिंग में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको मिल रही है, ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस्ड हो रहा है, सॉरी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो उसके सराउंडिंग में, उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें मिलती है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रिक जितनी रिंग्स दी गई है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रही है। तो इस रीजन में, स्पेसिफिक रीजन में क्या हो रहा है, स्पेसिफिक रीजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डाल दी, और जितना डॉटेड पार्ट दिख रहा है, ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, तो ये अंडर स्टडी, हम लोग जिसको स्टडी करने वाले वो रीजन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो चार्ज की विद द हेल्प ऑफ चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग लाइक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देते हैं अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज के लिए लाइक टूवर्ड निगेटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। ये जो है ये पूरी तरीके से नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि आपने सुना होगा लाइक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट निगेटिव चार्ज, और जो लाइन ऑफ फोर्स होती है तो उसी को टेंजेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप में नहीं मिलता है, लेकिन ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सर्कुलर फॉर्मेट में एनालिसिस होता है, सर्कुलर फॉर्मेट में मिलता है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज मुझे कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, सर्कुलर मोशन में आते हुए दिखेगा। तो उस चार्ज पार्टिकल पर कोई ना कोई फोर्स तो जनरेट हो रहा है। कौन फोर्स जनरेट कर रहा है, तो फोर्स डेवलप करने वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो द थिंग इज दैट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो वैसे ही जनरेट करती है जो कंजर्वेटिव फील्ड थी, मतलब फोर्स के बारे में कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन पोटेंशियल में दिक्कत आ रही है, क्योंकि पोटेंशियल ये क्वांटिटी जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड होती है, एंड दिस इज एंटायरली अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। क्योंकि देखिए ना, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आप खत्म कर सकते हो। जैसे ये सर्कल है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो आप यहाँ से घूम के वापस वहीं पर आ रहे हो, तो पूरा के पूरा इक्वी पोटेंशियल दिखना शुरू हो जाएगा। और इक्वी पोटेंशियल तो चार्ज को मूवमेंट ही नहीं करना है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। इक्वी पोटेंशियल है, मूवमेंट कर भी सकता है, लेकिन इक्वी पोटेंशियल तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फोर्स तो आपको दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें है। तो आपको जितना सिलेबस वाला पार्ट है मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि एक मैंने स्पेसिफिक रीजन दिखा दिया यहाँ पर, तो एक स्पेसिफिक रीजन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेरी हो रही है, और जितना डॉटेड पार्ट दिख रहा है लाइक 1 2 3 4 5, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम लोग जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो होता है इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एल बार। डी एल बार मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट दिखेगा उसका छोटा एलिमेंट डी एल बार, तो उसका डॉट प्रोडक्ट ई बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई जो है ये मैग्नेटिक फील्ड वाला फाई, मैग्नेटिक फील्ड वाला फाई, ठीक है। तो इसमें समझ लो, तो सिमेट्री काफ़ी हद तक हम लोग सिमेट्री पर ही काम करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई एल, और इसको मैग्नीट्यूड में लिख देते हैं डी फाई बाई डी टी।
तो फाई बी ए होता है, तो ए डी बी बाई डी टी, तो आपके लिए सेंट्रल इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आ गया, ई एल इज इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी। ठीक है, तो एल के बारे में बात करें तो लेंथ ऑफ क्लोज लूप, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने वाले हैं, और एरिया जो होता है जिसमें एक्चुअल में देखा है जो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसका एरिया लेना होता है। ये दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं मानना है, जिस फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जिस पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसका एरिया ले लो। और एल के बारे में बात करें तो जिस लूप में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हो वो लूप आएगा। जैसे कि सबसे पहली केस आर ग्रेटर देन, सबसे पहली चीज आर लेस देन कैपिटल आर। आर लेस देन कैपिटल आर का मतलब क्या है यहां पर वो समझ लो। तो इनसाइड वाला कोई मैं यहां पर पॉइंट ले लेता हूं, ये कैपिटल आर जो है दैट इज रिलेटेड टू जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। आर मतलब जैसे कि ये आर ले लो, आप इसको आर ले लो, ठीक है, ये आर हो गया, और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये मेरा स्मॉल आर हो गया। ठीक है, तो मुझे स्मॉल आर के अलोंग जो लूप दिख रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई ट्वाइस पाई आर, ए कितना आ गया तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये स्मॉल आर स्क्वायर ही क्यों लिया वो समझ लो, क्योंकि ये रीजन जो है ये रीजन के अंदर की ही मैग्नेटिक फील्ड में होगा, बाहर वाली जो फील्ड है दैट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर। ये समझ में आ रहा है? इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ आपको। देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें चेंज हो रहा है, लेकिन मैं स्टडी जो कर रहा हूँ वो स्टडी करने वाला पॉइंट मेरा ये है। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में जो आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है उसको नहीं लूंगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस रीजन में चेंज हो रही है बस उसी को मुझे स्टडी करना है, उसी को मुझे स्टडी करना है। तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस पाई आर, एरिया में पाई स्मॉल आर स्क्वायर ही ले रहा हूँ, डी बी बाई डी टी जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कुछ इस तरीके से मिल गया। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, अगर आउटसाइड है, मान लीजिए मैं यहाँ पर ये पॉइंट ले लेता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन तो फिक्स हो गया, तो मेरा एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, और एल जो होगा ट्वाइस पाई स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये आ गया इक्वल टू आर स्क्वायर बाई ट्वाइस आर डी वी बाई डी टी। इन दोनों में एक चीज समझ लो कि इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। और ऑन दी सरफेस अगर बात करें तो चलो मतलब वो तो पूरा रीजन भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी में आ रही है, तो ट्वाइस पाई कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर, तो इसमें ये चीज़ जो है ये कांस्टेंट आ जाएगी। इसका आपने अगर ग्राफ स्टडी किया हो तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ये आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। ओके, तो ये ग्राफ वाला एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर सेल्फ इंडक्शन। सो सेल्फ इंडक्शन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोगों को डीसी सर्किट के बारे में बात करना है। तो एक सोलेनॉइड या फिर एक कॉइल मैंने ले लिया, जैसे मैं स्विच ऑन कर देता हूँ यहाँ पर, तो करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा ये कॉइल खुद में, जैसे देखिए कॉइल में से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अनुसार पता है कि जैसे करंट बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे करंट बढ़ता है तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इंड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉइल विल एक्ट एज अ मैग्नेट। करंट बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बढ़ेगा वहाँ पर। तो कॉइल के साथ वाला जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, और कॉइल के साथ वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कॉइल शुड हैव टू इंड्यूस इट्स ओन ईएमएफ। तो जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करना जरूरी है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अगर करंट कांस्टेंट के बारे में बात करें तो उसमें हम लोग सेल्फ इंडक्शन को पहले डिफाइन कर देते हैं। जैसे करंट है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, उससे फ्लक्स मिल रहा है। अगर करंट ही कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट मिलेगा, और ईएमआई मतलब नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर इसमें फ्लक्स जो होगा एक सिंगल टर्न अगर है तो फ्लक्स फाई ले लीजिए, और एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन के लिए टोटल एन इंटू फाई ले लीजिए, या फिर फाई टोटल बात कर सकते हैं। ये जो होगा पूरी तरीके से करंट पर बेस्ड होगा। जैसे आपका करंट बढ़ रहा है वैसे भी फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। तो एन फाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आई। तो एल जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो होगा एन फाई डिवाइडेड बाय आई दे सकते हो आप। फाई की जगह पर बी ए डाल सकते हो, या फिर टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट डाल सकते हो। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ करंट होता है। ये चीज़ आपको समझ में लेना है, ध्यान में रखना है। इसके कुछ यूनिट मैंने यहाँ पर डाल दिए, जैसे कि फ्लक्स है और करंट है तो वेबर अपॉन एम्पियर आ गया। फिर इसको हेनरी बात कर सकते हो आप, हेनरी भी बोल सकते हो।
और एक यूनिट है जो आगे आएगा सेकंड डेफिनेशन में, या फिर न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर आप डाल सकते हो। न्यूटन मीटर का मतलब जूल आप डाल सकते हो, तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूले जो समझना है। फिर डायमेंशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, डायमेंशंस को आपको निकाल के देखना है एक बार। अगर करंट चेंज हो रहा है तो आपको देना है di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होना ही होना है। ये फॉर्मूला आ जाता है E इज इक्वल टू -L di/dt। तो देखिए L जो अगर देखोगे तो L इज इक्वल टू, देखिए ईएमएफ मतलब ये वोल्ट में आ जाता है, ये सेकंड डिवाइडेड बाय एम्पियर, तो ये भी और एक यूनिट आ गया जिसको हम लोग हेनरी बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, इसके डेरिवेशन भी आपने अगर देखे होगे तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा सोलेनॉइड का दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और एरिया जो होता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्मॉल l जो कि लेंथ है, सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑल्सो। अगर इसमें कोई मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाए, मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाए, तो म्यू नॉट की जगह पर म्यू आर डाल सकते हो या फिर म्यू डाल सकते हो, म्यू। तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी पर ही सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है नीट में। एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, सॉफ्ट आयरन कोर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडक्टर, तो सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, ये एग्जांपल दिया, सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें करंट को वेरिएबल दिखाया, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा। तो आपको ईएमएफ के लिए -L di/dt ध्यान में रखना है। तो di/dt जो होता है स्लोप होता है। यहाँ पर देखिए स्लोप जो है ये पॉजिटिव है, di/dt स्लोप जो है ये पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब ये पूरा के पूरा नंबर पॉजिटिव मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। तो आपको ईएमएफ मिलने वाला है माइनस एंड सम कांस्टेंट नंबर। फिर यहाँ पर स्लोप पूरा निगेटिव आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक निगेटिव आ रहा है। तो स्लोप जैसे ही निगेटिव बन रहा है, तो स्लोप निगेटिव है, तो ये जो पूरा नंबर ये निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो ईएमएफ विल बी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव नंबर। फिर से स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो आप ग्राफ को ईएमएफ वर्सेस टाइम के इस तरीके से दिखा सकते हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है जिसमें दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स एसोसिएटेड चेंज होगा, प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स चेंज होगा उसमें से कोई फ्लक्स सेकंड कॉइल के साथ में एसोसिएट हो जाएगा, और उस तरीके से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए φ2 जो होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है दैट इज डेफिनेटली लेस, ऑलवेज लेस, क्योंकि इसमें एयर गैप होती है। अच्छा, सेकंड कॉइल के साथ का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स φ2 जो होगा, φ2 इज इक्वल टू B1 इंटू A2। मतलब फ्लक्स मैग्नेटिक इंडक्शन वन कॉइल ने तैयार किया है, लेकिन एरिया आप A2 लेके चलो। यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है -M di/dt, लेकिन करंट जो होगा वो प्राइमरी में चेंज हो सकता है, प्राइमरी में चेंज होने वाला ही लेना है। इस पर एक सम आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आ सकता है। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो N1 N2 के प्रोडक्ट पर डिपेंड होता है, L1 L2 पर भी डिपेंड होता है, क्योंकि दो कॉइल है तो हर एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होगा। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में अगर बात करें तो दो कॉइल के और उसके बाद में फिर डिस्टेंस बिटवीन दो कॉइल के बीच का डिस्टेंस घटता है तो m वहाँ पर बढ़ता है। डिस्टेंस अगर घटता है, दो कॉइल को अगर आप नज़दीक लाते हो तो कपलिंग ज़्यादा होता है, यहाँ पर d डिक्रीजेस सो m इंक्रीजेस। फिर आ गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर। कोई मैग्नेटिक मटेरियल हमने इंसर्ट करा दिया तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से L चेंज हो सकता है। फिर ओरिएंटेशन, दो कॉइल का ओरिएंटेशन, दो कॉइल ऐसी रखी है कैसे रखी है उस पर डिपेंड होगा। फिर कपलिंग कांस्टेंट भी है। तो मैंने नीचे कुछ फैक्टर्स दिए है, उसको समझ लो। तो m इज इक्वल टू के रूट L1 L2, दो कॉइल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। के कपलिंग कांस्टेंट होता है, के की वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में ही होती है। आइडियल अगर बात करें तो के की वैल्यू मैक्सिमम 1 आ जाएगी, और रियल के बारे में बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 0 लेस देन के लेस देन 1 नहीं आएगा रियल में। तो m इक्वल टू के रूट L1 L2, म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। के डिपेंड्स ऑन कपलिंग, तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर टाइट कपलिंग दिया गया है, दोनों एक दूसरे को मतलब टाइटली, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से, तो के की वैल्यू 1 आ गया। फिर एयर गैप डाल दिया तो आपका फॉर्मूला आ गया। फिर ये कॉम्बिनेशन इसमें फ्लक्स एसोसिएटेड जो होगा तो फ्लक्स कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कॉइल और फ्लक्स ये पैरेलल आ रहा है, एरिया
एरिया और फ्लक्स लाइन, तो यहाँ पर एरिया के अंदर से फ्लक्स लाइन नहीं पास हो पा रही है, तो इस वजह से ये ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी ये ज़ीरो आ जाएगा। कपलिंग कांस्टेंट को आप बात कर सकते हो सेकेंडरी फ्लक्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी फ्लक्स। अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन नीट के लिए एक्सपेक्टेड है, जो कि अगर दो इंडक्टर कॉइल है, दो कॉइल्स है, तो L1 L2, तो यहाँ पर इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन L1 प्लस L2 डाल दो, यहाँ पर हम लोग ज़ीरो कंसिडर कर लें। अगर M ज़ीरो नहीं है तो हमें प्लस ट्वाइस M करना होता है। प्लस ट्वाइस M कब करना है? जब दोनों में से करंट सेम डायरेक्शन में पास हो रहा है। लेकिन माइनस ट्वाइस M कब लेना है? जैसे मान लो यहाँ पर से करंट पास हो रहा है और फिर आपने उसी कॉइल को कुछ इस डायरेक्शन से यहाँ पर ला लिया, करंट ऐसे जा रहा है और इसमें से करंट वापस आ रहा है, तो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको माइनस ट्वाइस M लेना है। पैरेलल में 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, M इक्वल टू 0 डाल दिया। लेकिन अगर M अगर आप लेते हो तो 1/L1 प्लस M, 1/L2 प्लस M। इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है उसका फॉर्मूला हाफ Li², वो समझ लो। फिर एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज B² बाई ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें एक बल्ब लगा है, दो बल्ब दिए हैं, एक जो है वो अक्रॉस इंडक्टर लगा है और दूसरा अक्रॉस रजिस्टर लगवाया है। जैसे स्विच ऑन किया जाए तो क्या होता है? सबसे पहले स्विच क्लोज करने के बाद में, क्योंकि इंडक्टर जो होता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर्स करता है शुरुआत में, वो अलाउ ही नहीं करेगा करंट को उस इंस्टेंट पर, तो होगा क्या कि बल्ब जो होगा सिर्फ क्यों ही ग्लो होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर बात करें तो यहाँ पर इक्वली ब्राइट हो जाएगी, क्योंकि दोनों में से करंट जो है सेम पास होने वाला है। ये तो एक तरीके से, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम ही होने वाला है, तो उस तरीके से ब्राइटनेस उनकी दोनों की सेम आने वाली है। फिर आता है पीरियोडिक ईएमएफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फाई इक्वल टू NBA cos थीटा। अगर ये कॉइल रोटेट हो रही है, यूनिफॉर्म अगर रोटेशन है तो थीटा ओमेगा टी आप ले लो, इसको सॉल्व करो, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। E0 जो होता है ट्वाइस बाय एफ NBA, जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हो गया पीक ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर में। तो लैमिनेटेड कोर्स, मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई कोर्स होती है, इसमें प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी वाइंडिंग्स डाल दिया, सेकेंडरी वाइंडिंग्स डाल दिया, ये इनपुट हो गया और यहाँ पर आउटपुट हो गया, ठीक है। तो शेल जो होता है यहाँ पर, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ कॉपर, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर बात करें ये और ये, तो एक दूसरे से एक्चुअली फिजिकल में देखा जाए तो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक कपलिंग वहाँ पर हुआ है। तो इनका रेजिस्टेंस अगर बात करें तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। फिर इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने किया ही होगा, सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी करंट डिवाइड बाय सेकेंडरी करंट। स्टेप अप और स्टेप डाउन ऐसे दो ट्रांसफार्मर होते हैं। एक जो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स वगैरह होता है, तो NS ग्रेटर देन NP, तो ये स्टेप अप आ जाएगा। इसमें सेकेंडरी अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो ज़्यादा होगा प्राइमरी से, और करंट जो होगा वो कम होगा सेकेंडरी में प्राइमरी से। क्योंकि देखिए कैसे होता है, पावर तो जो इनपुट है इक्वल टू आउटपुट होना चाहिए। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो करंट को घटना पड़ेगा, इस तरीके से मैनेज करता है। स्टेप डाउन में क्या होता है, सेकेंडरी चीज जो नंबर ऑफ टर्न्स होगी वो कम होगी, सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी के अक्रॉस करंट बढ़ जाएगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। मान लीजिए मुझे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए लेकिन करंट कम चाहिए, तो उसके हिसाब से स्टेप अप यूज़ कर लो, या फिर मुझे वोल्टेज कम चाहिए और करंट ज़्यादा चाहिए तो आप स्टेप डाउन वाला इस्तेमाल कर लो। उसके बाद में पावर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ये आइडियल सिचुएशन में हम लोग इसको इफिशिएंसी को 1 मान के चलते हैं, जो कि नहीं होती है इन रियल सेंस। फिर हमारे पास सर्किट होता है जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टर वाला एक तो सर्किट है, इसमें करंट ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, फिर करंट डीके वाला। जैसे स्विच ऑन कर लेते हैं तो I इक्वल टू I0 e पावर माइनस टी बाय टॉ, ये कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। जो 1 बाय टॉ होता है उसको हम लोग लैम्बडा भी मान के चल सकते हैं, तो I0 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्बडा टी, लैम्बडा इज 1 बाय टॉ कंसिडर कर सकते हो। देखिए एट टाइम t इक्वल टू 0 आप डाल दो तो टाइम t 0 डालने के बाद e पावर 0 इज 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0। तो सबसे शुरुआत में इनिशियल टाइम में अगर बात करो तो डायग्राम जो है वो सर्किट जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इंडक्टर प्रोवाइड्स इनफाइनाइट रजिस्टर, इंडक्टर प्रोवाइड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट टाइम अगर बात करो तो करंट कांस्टेंट हो जाता है, स्मूथली फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो आपका फॉर्मूला जो है इसका इस्तेमाल करो, I इक्वल टू I0 हो जाएगा। करंट कितना है, तो देखिए लास्ट में इंडक्टर तो काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो एक शॉर्ट वायर की तरह काम कर रहा है,
तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ये हो जाएगा आपका पीक करंट या फिर स्टेडी करंट या फिर मैक्सिमम करंट, ठीक है। फिर टाइम कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। टाइम कांस्टेंट इज L बाय R, इसका जो डायमेंशन होता है वो टाइम का होता है, ये होता है सेकंड्स में। अच्छा, टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर करंट ग्रो हो रहा है तो कितना ग्रो होना चाहिए, तो 63% ऑफ टोटल करंट, पीक करंट जो होता है उसके 63% आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम करंट, टाइम कांस्टेंट। हाफ टाइम कितना होता है, तो हाफ टाइम में क्या होता है 50% तक करंट बढ़ता है, तो दैट इज हाफ टाइम। देखिए हाफ टाइम और जो मैंने आपको टाइम कांस्टेंट दिया है उन दोनों में अगर रिलेशन देखते हैं तो टाइम कांस्टेंट इज 0.693 टाइम्स टॉ या फिर 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो टॉ का मीनिंग L बाय R में ले लिया, तो इसको फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रख लो। अच्छा, ग्रोथ के बारे में अगर ग्राफ के बारे में बात करें तो देखिए रेट ऑफ ग्रोथ, वो तो करंट था I इक्वल टू I0 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टॉ, लेकिन ये जो बात करें उसको डिफ्रेंशिएट करा दो तो E बाय एल ई पावर माइनस टी बाई टॉ आ जाएगा। दो चीज़ें हैं, एट टाइम t0 वाली और एट टाइम t इन्फिनिटी वाली। t0 पर डाल दो तो di बाई dt वाला रेट जो है शुरुआती समय में रेट बहुत ज़्यादा होता है, भले करंट हमें 0 मिल गया था एट टाइम t0, लेकिन रेट जो है सबसे ज़्यादा होता है शुरुआत में स्विच ऑन करने के बाद। और एट इन्फाइनाइट टाइम यू कैन से di बाई dt 0, क्योंकि करंट कांस्टेंट आ गया तो नो चेंज इन रेट ऑफ करंट। ये दो ग्राफ है, ये दो ग्राफ आपको ध्यान में रखने होते हैं, लेकिन ये जो होगा ये ग्रोथ रेट से रिलेटेड होगा, ग्रोथ रेट से रिलेटेड मतलब वाई एक्सिस आपको ग्रोथ रेट डालना है। फिर डीके ऑफ करंट के बारे में बात करें तो I इक्वल टू I0 ई पावर माइनस लैम्बडा टी या फिर I इक्वल टू I0 ई पावर माइनस टी बाई टॉ। टी इज अ जनरल टाइम एंड टॉ इज द टाइम कांस्टेंट यू कैन से। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो कनेक्शन था बैटरी से रिलेटेड था, आपने स्विच चेंज करा दिया और इसको इस तरीके से लूप में डालवा दिया। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 बात करो तो करंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्फाइनाइट टाइम के बाद में पूरा करंट हो जाएगा 0। अच्छा, टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, डीके के समय अलग और ग्रोथ के समय अलग। डीके के समय करंट डिक्रीजेस अप टू 37% पर आपको लाना है, और हाफ टाइम में करंट डिक्रीजेस अप टू 50%। इसके जो दो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, माइनस डी आई बाई डी टी, क्योंकि रेट ऑफ डिक्रीज है, माइनस डी आई बाई डी टी ई बाई एल ई पावर माइनस टी बाई टॉ, ये आ गया। टाइम टी 0 है तो ये मैक्सिमम, इसमें भी देखिए रेट ऑफ डीके या फिर रेट ऑफ ग्रोथ जो था, सिर्फ यहाँ पर वाई एक्सिस पर रेट डीके रेट आ गया, वहाँ पर ग्रोथ रेट आ गया था। तो दोनों के दोनों ग्राफ जो रेट से रिलेटेड है, दोनों ग्राफ सेम ही दिखेगी आपको, लेकिन हाँ करंट का जो डीके वाला करंट है ये ग्राफ थोड़ा सा अलग आ जाएगा। फिर आता है एलसी ऑसिलेटर। यहाँ पर ऑलरेडी कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया जाता है, जिसके पास मान लीजिए चार्ज Q0 है शुरुआती समय में। इसको सॉल्व करते तो आपको एक इक्वेशन मिल जाता है d2q बाई dt स्क्वायर प्लस q बाई एल सी इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड SHM के इक्वेशन के साथ अगर आप मैच कराते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आप इजीली प्रूव करा सकते हो कि ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी यहाँ पर। और हाँ, जो q इक्वल टू Q0 कॉस ओमेगा टी मिल जाएगा, जो चार्ज है कैपेसिटर पर, हाउ इट वेरीज विथ टाइम। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो करंट मिल जाएगा। तो इसमें चीज़ जो बन रही है, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के साथ में उसको कंपेयर कर सकते हो। साइन की जगह पर यहाँ पर कॉस आ गया, क्योंकि सबसे पहले जो है कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था। आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक पेंडुलम मेरे पास है, पेंडुलम को यहाँ पर ला लिया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। सो जैसे रिलीज करता हो देन पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, अगेन काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, कुछ इस तरीके से। तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, तो कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब हम लोगों ने एक्सट्रीम से शुरुआत कर दी इस तरीके से, इसलिए यहाँ पर आ गया कॉस। करंट की वैल्यू मिल गई है साइन। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड जो होगा वो क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ सी, ये तो मतलब मैक्सिमम एनर्जी हम लोग बात कर रहे हैं जो कैपेसिटर में शुरुआत में थी। ये Q0 जो है फुल चार्ज कैपेसिटर के अंदर का था। फिर मैग्नेटिक जो है हाफ ऑफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये मैक्सिमम एनर्जी है जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्टर के अंदर आ सकती है। तो किसी भी समय अगर बात करो आप, टोटल एनर्जी जो है एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का एक दूसरे में कन्वर्शन, या फिर आप दोनों को इक्वल यहाँ पर दिखा सकते हो। यहाँ पर एनालॉजी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे चार्ज है तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट से रिलेट हो रहा है, जो करंट है वो वेलोसिटी से रिलेट हो रहा है, डी आई बाई डी टी जो है वो एक्सेलरेशन से रिलेट हो रहा है, और ओमेगा जो है 1 बाई रूट एल सी, तो ये ओमेगा रूट के बाई एम से रिलेट हो रहा है। देखिए इंडक्टर जो होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोल सकते हैं, विच इज सिमिलर टू मास, और सी जो है यहाँ पर ये 1 बाय के की तरह काम करने वाला है।